नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 का दम में शुरुआत कर लेते हैं यूपी इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी खबर के साथ। विदेश में योगी सरकार के मंत्रियों का रोड शो असर डाल रहा है। यूपी में करोड़ों का निवेश करेगा स्वीडन। 15,000 करोड़ का निवेश स्वीडन की ओर से होगा। रिटेल स्टोर्स, मॉल, फिल्म सिटी में सहयोग और निवेश स्वीडन की ओर से होगा। कनाडा में हुए 12,000 करोड़ के एमओयू। यूपी में साब लगाएगी रक्षा उपकरण का कारखाना। यूपी सरकार के कई मंत्री और लगभग 1 दर्जन अधिकारी अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन देशों को समझाने की कोशिश हो रही है कि यूपी में निवेश करें। तो उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जुगत में यूपी सरकार के तमाम मंत्री लगे हैं और काफी हद तक कामयाब होते दिख भी रहे हैं। कल भी कई जगहों पर एमओयू साइन हुए थे कई देशों की कंपनियों के साथ। और आज की ये खबर, जहां पर कनाडा में 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं, वहीं यूपी में साब की ओर से रक्षा उपकरण कारखाना लगाया जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की कोशिश लगातार यूपी सरकार के मंत्रियों की ओर से हो रही है। 15,000 करोड़ का निवेश स्वीडन करने वाला है। अभी तक जो सहमति बनी है उसके मुताबिक, जिसमें रिटेल स्टोर्स हैं, मॉल हैं, फिल्म सिटी हैं और इनके निर्माण में सहयोग होगा। दो बातों की तरफ हम विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। वैसे तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग जो आईटी सेक्टर की जननी कही जाती है, सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली, ये आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। नॉलेज इज ए पावर एंड टेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट पावर। हिंदुस्तान और जापान ने लगभग एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी हताहत हुआ था और हिंदुस्तान 47 में आजाद हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान आगे निकल गया और जापान ने काफी इस क्षेत्र में तरक्की की, टेक्नोलॉजी के आधार पर ही। और हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने वहां स्थान नहीं दे पाए, इसीलिए हम अभी उस तरक्की को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब से एक विशेष एरा हिंदुस्तान में आया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, सरकार की ओर से पूरी कोशिश हो रही है 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है निवेश लाने का, उस लक्ष्य को हासिल कर सके। अभी तक के रिस्पांस को लेकर यहां किस तरह की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होना है। ये तीसरा समिट होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित करेगी। और ये चौंकाने वाली बात है कि चॉकलेट बनाने से लेकर आधुनिक कृषि, सिंचाई की बेहतर उपयोगिताएं, इसके साथ ही साथ कैसे बेहतर तरीके से हम रक्षा प्रणाली के अपने आधुनिक जो हथियार हैं उनको लैस कर सकें, इन तमाम बिंदुओं पर दुनिया भर में जो है वो उत्तर प्रदेश के मंत्री गए हुए हैं। तमाम तरीके की तकनीक को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तमाम तरीके के एमओयू साइन हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की एक कुशल प्रणाली ही है कि दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतर सुगम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। सिंगल विंडो प्रणाली के तहत आने वाले निवेशकों को वन सिंगल विंडो से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और सिर्फ विदेशी जो निवेशक हैं उनको ही नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। पिछली जो इन्वेस्टर समिट रही हैं उनमें भी हजारों करोड़ों के एमओयू जो थे वो साइन हुए थे। और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जो है वो नए विकास के आयाम खुले।
कहीं पर जो है वो तमाम कॉरिडोर्स बनाया गया और उसमें तमाम तरीके की उपलब्धता दर्शाई गई। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के बढ़ते कदम हैं जिनमें कई लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है और जिस तरीके से दुनिया भर में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को स्नेह और प्यार मिल रहा है और निवेशक बड़ी मंशा दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में बेहतर चीजें नजर आएंगी। वाकई शबाब, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के ये तमाम मंत्री जो बाहर गए हैं वो उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है, उन्हें उम्मीद है कि उनका ये दौरा कामयाब होगा। फरवरी महीने में इन्वेस्टर समिट होना है, तब तक निवेश के लक्ष्य को पाने के लिए और ज्यादा कड़ी मेहनत की जरूरत इस वक्त नजर आ रही है। धन्यवाद शबाब इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी हो रही है, विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और तंज कसा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ कागजी बातें हैं, जमीनी हकीकत तक पहुंचे तो देखें। इधर कानपुर में भीषण अग्निकांड, फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फजलगंज इलाके में हादसा हुआ है। एसके इंडस्ट्रीज का ये मामला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ये आशंका अभी तक जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू का काम चल रहा है। भीषण अग्निकांड, एक फैक्ट्री में 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, वो भी झुलस गए हैं। 5 लोग जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी तक इतने ही लोगों के बारे में जानकारी है, लेकिन अभी और लोग भी क्या कोई अंदर फंसा है या नहीं फंसा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीर। धधकती हुई आग भी आप देख पा रहे हैं। ये फैक्ट्री है जिसके अंदर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट अभी तक की वजह जो सामने आई है। हालांकि इस मामले की भी जांच होगी कि एक्चुअल रीजन क्या रहा इस आग लगने के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे। एसके इंडस्ट्रीज है जहां पर आग लगी है और उस वक्त काम भी चल रहा था। 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। 5 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं, यानी कि कुल 11 लोगों के बारे में जानकारी इस वक्त सामने आई है जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जब हादसा हुआ, जब फैक्ट्री में आग लगी। और अब खबर नोएडा से। ब्रेजा कार चोरी कर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बदमाशों को। एटीएस गोल चक्कर के पास मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश भागने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 3 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तीनों बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की ब्रेजा कार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों पर चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। थाना बीटा 2 का ये मामला है। पीछे बैठा मैं जरूर आदमी। इनकी गाड़ी कौन सी है? गोपनीय सूचना के आधार पर यह चेकिंग अभियान जारी था। इसी बीच एक बिना नंबर प्लेट की एक सफेद ब्रेजा गाड़ी परिचौक की तरफ आते हुए दिखाई गई, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। जब वह गाड़ी नहीं रुकी, इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। कंट्रोल रूम को सूचना देने के उपरांत एसओ बीटा अपनी टीम के साथ इस गाड़ी के पीछे लगे और इसको चूहड़पुर अंडरपास के पास इंटरसेप्ट किया गया। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट के दौरान इस गाड़ी में सवार 3 बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस टीम द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया है, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी है पैर में, जिनका एक का नाम संदीप, एक का नाम अमरदीप और तीसरे व्यक्ति का नाम अभिजीत है। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप और अभिजीत के ऊपर लगभग आधा दर्जन से ऊपर गाड़ी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही में जो अमरदीप इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर भी 2 मुकदमे चोरी और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। इनसे प्रिलिमिनरी पूछताछ में एक चोरी की गाड़ी जो ब्रेजा जिसमें सवार थे वो गाड़ी बरामद हुई है और साथ में इनके अन्य साथियों के बारे में और पूछताछ की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दास कॉलेज के पास रोडवेज बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, ये खबर भी आई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर समेत स्टाफ से मारपीट के आरोप लगे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है।
अभी सीटी स्कैन नहीं हो पाया, आधे घंटे तक टेक्नीशियन वर्क करता रहा और सीटी स्कैन नहीं हो पाया, उसकी हालत सीरियस थी। इसके बाद फिर मैंने 112 पे कॉल किया और अपने कंसर्न कोतवाल जो हैं उनको कॉल किया ताकि हम लोग जो पुलिस सहायता मिल सके। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा और मरीजों का भी इलाज नहीं हो पाया, साथ ही साथ पीछे भी माहौल काफ़ी और भी मरीजों को मारा क्या? हाँ, उसके अरहम के जो परिवार वाले हैं उससे भी ये बात की जो पूछताछ हुई और हमारे स्टाफ ने बताया कि अरहम के साथ जो 3 लोग उनके साथ में थे जो मृत अवस्था में लाए गए थे, उन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी जो प्रेशर बनाया कि तुमने कुछ वो किया होगा। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। मृतक की सूचना उनके घर वालों तक पहुंचाई गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव के पास हुआ है। इधर अम्बेडकर नगर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया। वैन की टक्कर से महिला की मौत हो गई और हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। हादसे की तस्वीर जहां पर एक वैन की टक्कर से एक महिला की जान चली गई। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे एक महिला सड़क पर जा रही होती है और तभी पीछे से पीले रंग की वैन आती है और टक्कर मारती हुई वैन फरार हो जाती है। महिला सड़क पर गिर जाती है और महिला के सड़क पर गिरने के साथ ही जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं वो रुकते हैं। फिर जब तक कि कुछ समझ पाते हैं, रेस्क्यू किया जाता, महिला को अस्पताल ले जाया जाता, बुजुर्ग महिला की मौत। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। बमुश्किल रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर काबू पाया गया। रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। थाना प्रेमनगर क्षेत्र का ये मामला है। देहरादून में ये तस्वीर देखिए, रिकॉर्ड रूम में आग लगी है। आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन इस दुर्घटना में कागजात जल गए हैं, भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रूम है जहां आग लगी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आग बुझाने के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगी है और ज्यादातर आग कागजातों में ही लगी है, तो शंका भी जरूर यहां पर कि आग लगी कैसे। फिलहाल आग बुझा ली गई है। इस मामले की भी जांच पड़ताल चल रही है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके रिकॉर्ड रूम में आग लगी है और इस रिकॉर्ड रूम में आप देख पा रहे हैं कि फाइल्स और कागजात ही हैं, ज्यादा सामान है नहीं, लेकिन आग लगी तो काफी नुकसान हुआ है।